लोग एनसीईआरटी का जो कुछ भी है रिलेशन के बारे में वो देखेंगे, और इसके बाद हम लोग फंक्शन में एंट्री करेंगे। और आज बेसिकली मैं इस बुक के हिसाब से अमित अग्रवाल की प्ले विथ ग्राफ्स, ठीक है, इस बुक के कुछ कंसेप्ट या ये कहो ग्राफ्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज की पूरी क्लास मेरी डेडिकेटेड रहेगी ग्राफ्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें ढेर सारे तरीके से ग्राफ्स आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। इन ग्राफ्स के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, और कैसे ये ग्राफ्स आप लोग अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये रटा होना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। जितने काम के हैं इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए। धीरे धीरे बाकी सब भी करेंगे हम लोग, बट अभी फिलहाल के लिए ये है कि कुछ ग्राफ्स आपको मालूम हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके, तो स्टार्ट किया जाए क्लास। देखो भैया, हम लोग पिछली क्लास में ये पढ़े हुए थे, एक सेकंड। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था। ओके, देखो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक ये सारा कुछ पढ़ लिया हुआ था, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और रिलेशन के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ था। पूरा ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ से अपने को पढ़ना था, ठीक है, फंक्शन, ठीक। रिलेशन के बारे में थोड़ा सा 12वीं की मैथमेटिक्स में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, फिर चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ एक कोटेशन दिया हुआ है, देख लिया जाए। कह रहा है देयर इज नो परमानेंट प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर अगली मैथमेटिक्स, ठीक है। इट मे बी वेरी हार्ड टू डिफाइन मैथमेटिकल ब्यूटी, बट दैट इज जस्ट एज ट्रू अ ब्यूटी ऑफ एनी काइंड। वी मे नॉट नो quite what we mean by a beautiful poem, but that does not prevent us from recognize one when we read it, ठीक। जी एच हार्डी द्वारा ये बात कही गई है। सो हमने पिछली क्लास में ये सारा कुछ पढ़ लिया था कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है, तो इसका मतलब ए बी जो है बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, ए बी का भाई है। ऐसे ऐसे सारा कुछ हम लोगों ने इसके बारे में रिलेशन के बारे में कर लिया था, ठीक है। अब आज हम लोग, यद्यपि मैंने इसके बारे में कल उससे आर डी शर्मा से भी आपको कराया था, बट एक बारी देख लो, कुछ समुच्चयों के प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। तो देख लीजिए, यहाँ कह रहा है परिभाषा नंबर 1, समुच्चय एक परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो नल रिलेशन होता है आपका, ठीक है, नल रिलेशन कह सकते हो या वाइड रिलेशन कह सकते हो। इसका मतलब ऐसा कि जो रिलेशन है वो फाई हो जाए, ठीक है, रिलेशन जो हो जाए वो फाई के बराबर हो जाए, ठीक। अब फाई के बारे में ये सारा कुछ मैंने चर्चा पिछली क्लास में किया हुआ है, ठीक। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि भाई ए क्रॉस ए, मतलब जब समुच्चय ए पर एक डिफाइन जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो, ठीक। मतलब ए क्रॉस ए आर, वो रिलेशन जो डिफाइन होगा वो कैसे है, आर बराबर ए क्रॉस ए, ठीक है। रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं, ट्रिवियल होता है, ठीक। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ था।
अच्छा, रिफ्लेक्सिव, ये कल मैंने आपको थोड़ी बहुत चर्चा किया था कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं। तो अगर अगर प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब आपको कोई एक समुच्चय ए पर कोई रिलेशन डिफाइन करना है और वो रिफ्लेक्सिव कभी होगा, तो सीधी सी बात ये है कि अगर ए ए मतलब कि खुद के साथ कोई भी आपने एलिमेंट पकड़ा, वो खुद के साथ रिलेशन बनाए, ठीक है, खुद के साथ रिलेशन बनाए, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कहलाता है, ठीक है। और सिमेट्रिक कब कहते हैं कि मान लो दो बिलोंग कर रहे हैं, ए वन ए टू बिलोंग कर रहे हैं ए में, तो अगर ए वन ए टू ऑर्डर्ड पेयर का संबंध का ये जो रिलेशन से बिलोंग करे आर से, तो याद रखना ए टू ए वन भी अगर आर से बिलोंग कर जाए, मतलब अपोजिट, जैसे कल मैंने बताया था कि अगर लाइन एल वन, अगर लाइन एल वन एल टू के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है एल टू एल वन के भी पैरेलल होगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये कैसे रिलेशन है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और तीसरी बात ये संक्रामक रिलेशन क्या होता है, तो सीधी सी बात है अगर ए वन ए टू ए थ्री बिलोंग कर रहा है ए में और ए वन ए टू बिलोंग कर रहा है आर में, ए टू ए थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, तो अगर ए वन और ए थ्री बिलोंग कर जाए आर में, तो आप कहोगे कि ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब यही चीज के बारे में इसने समझाया हुआ है, तो 2 मिनट में देख लो जल्दी से, क्विक रिवीजन। देखो ये कह रहा है कि ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है यदि आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अगर कोई भी आर, कोई भी जो रिलेशन डिफाइन किया गया है ए पर, अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा तब जब वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ बातें दी गई हैं, अपने को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय टी में टी वन टी टू, टी वन टी टू के सर्वांग सम है, ठीक है। मतलब टी में टी एक सेट है जिसमें सम सभी त्रिभुजों का एक हम लोगों को समुच्चय दे दिया गया है। अब टी में से हमको आर जो बताया गया वो ऐसा है कि टी वन टी टू जो है वो टी वन टी टू ऐसे हैं कि टी वन टी टू के सर्वांग सम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, ये आपको बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पहले हम लोग देखते हैं कि आर स्वतुल्य है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता ही होता है। अपने साथ अगर वही रिलेशन लग जाए तो याद रखना वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो T1 T1 तो आराम से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग ये तो हो गया कि भाई ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई टी टू टी वन में होगा कि नहीं, टी टू टी वन के सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सीधी बात टी वन टी टू अगर आर के बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब टी वन टी टू के सर्वांग सम है। तो अगर टी वन टी टू के सर्वांग सम है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है टी टू टी वन के सर्वांग सम होगा। तो टी टू टी वन के सर्वांग सम है, इसका मतलब टी टू और टी वन भी और बिलोंग करेगा आर में। इसका मतलब कि आर कैसा है, सिमेट्रिक भी हो गया, सममित भी हो गया। अब आगे कह रहा है कि मान लो अगर टी वन टी टू और टी टू टी थ्री बिलोंग कर रहा है आर में, जैसे ही इतनी बात आपने कहा वहां से क्या बात निकल आएगी कि टी वन टी टू के सर्वांग सम है और टी टू टी थ्री के सर्वांग सम है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये सर्वांगसम ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये पहला ट्रायंगल, ये अपना दूसरा ट्रायंगल और ये अपना तीसरा ट्रायंगल, ओके। अब मैंने कहा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम है, ठीक है, मैंने दे दिया कंडीशन, और ये वाला ट्रायंगल इसके सर्वांग सम हो गया। तो क्या आप बता सकते हो कि ये ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे, तो आप कहोगे यस सर, अगर पहला दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे के है, तो तीसरा पहले के, ऑब्वियस सी बात है होगा। इसका मतलब T1 और T3 भी R में बिलोंग कर जाएंगे। तो यही तो अपने को प्रूफ करना होता है कि ट्रांजिटिव में क्या दिखाना होता है कि अगर पहला दूसरा बिलोंग कर रहा, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन में, तो इसका मतलब पहला तीसरा बिलोंग करना चाहिए। तो पहला तीसरा कर रहा है, इसलिए यह अगर तीनों बातें हो गई तो याद रखना वो कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप ढंग से समझ लेना। देखो कह रहा है मान लीजिए यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। मतलब यल क्या है कि किसी प्लेन में ढेर सारी रेखाओं का एक समुच्चय है, ठीक है। और अपने को एक बात और दिया है, रिलेशन क्या डिफाइन किया है उसने, रिलेशन ये डिफाइन किया है कि L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। मतलब L1 L2 पर लंब, ठीक है। यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये L2 मान लो, इसे L1 मान लो, ठीक है। अब आपको बताना है कि समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममिति है किंतु यह ना तो तुल्य तुल्य है ना ही संक्रामक है। आओ चलो देख लेते हैं सममिति है कि नहीं है। पहले तो देख लो L1 R स्वतुल्य क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, अपने के साथ लगाना है, खुद के साथ एक बात बताओ, क्या L1 अपने ऊपर लंब होगा कभी? आप मुझे सोच के बताओ, कोई भी रेखा अपने ऊपर लंब होती है क्या? नहीं है ना। अपना रिलेशन ये है कि ये इस पे लंब है, इसका मतलब अगर यहाँ भी L1 रख दूं मैं, तो इसका मतलब L1 L1 पे लंब होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। L1 L1 खुद कोई रेखा अपने ऊपर तो लंब हो नहीं सकती, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए तो आप मुझे बताओ, अगर L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, तो क्या L2 L1 पे लंब नहीं है? बात तो वही हो गई है ना भाई। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इस पर लंब है, तो इसका मतलब ये वाली रेखा इस पे लंब होगी। इसका मतलब L1 और L2 इस पर, मतलब L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं R में, तो L2 L1 भी बिलोंग कर जाएगा R में, ठीक है। अच्छा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो आप मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं ट्रांजिटिव दिखाने जा रहा हूं। देखो मैंने लिया क्या कि L1 L2 पर पैरेलल है, ऐसा काम करते हैं, ये L1 को रेड से दिखा दिया, L2 को ब्लैक से दिखा दिया, ठीक है। L1 L2 पर लंब है। अगला अगला L2, इसको L3 को मैंने ब्लू से दिखा दिया, L2 L3 पर लंब है। सॉरी, ये एक चीज यहाँ समझो, इसी में दिखाना पड़ेगा ना, इसको यहाँ नहीं करके ये कर लो। ये हो गया L1 L1 L2 पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि L2, यही तो L2 है, L2 L3 पर परपेंडिकुलर हो गया। आप मुझे बताओ,
अगर L2, यही तो L2 है, L2 पे मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया। आप मुझे एक बात बताओ, क्या अगर L1 L2 पे लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो क्या L3 L1 पर लंब होगी? कभी नहीं होगा। देख रहे हो, दोनों पैरेलल हो गई। और जबकि होना चाहिए क्या, लंब होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होता ना। मतलब अगर ये इस पर लंब है और ये ब्लू वाली लाइन इस पर लंब है, तो ब्लू वाली लाइन इस पर भी लंब होनी चाहिए, तब तो ये बात होती। लेकिन अगर ये रेखा यही है तो इस पे आप लंब खींचोगे, तो इसका मतलब यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ यहाँ ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, जबकि अपने को दिखाना क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो केवल और केवल ये क्या है, सिमेट्रिक है। केवल और केवल ये क्या है, सिमेट्रिक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ आई सबको? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, यही बात इसने कहा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ L3 L1 के पैरेलल हो गया। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतने में R बराबर इतना, ये प्रदत्त, ये सब कर लेना आप खुद ही से आप लोग, ठीक है। स्वयं से ये सारा कुछ आप कर लोगे। ठीक। सो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक। और अब यहाँ से फलन अपना स्टार्ट होता है। तो फलन स्टार्ट होता है, यहाँ फलन के प्रकार दिया, तो वापस से हम 11वीं वाली मैथ्स में चलते हैं और अब आ जाते हैं अपने फंक्शन पे। ठीक है, फंक्शन पे। तो आज बहुत ज्यादा कुछ फंक्शन के बारे में नहीं कराऊंगा, ठीक है। फंक्शन के लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्लास रहेगी अपनी। अभी केवल और केवल मैं थोड़ी सी आपको बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी फंक्शन आगे, पहले हम लोग ग्राफ के बारे में डिफाइन कर लें, ग्राफ के बारे में समझ लें, कुछ विशेष विशेष ग्राफ के बारे में। फिर आएंगे वापस से फंक्शन को मैं बहुत ढंग से लेके चलूंगा, ठीक है। तो इस कड़ी में हम लोग फंक्शन को ना देखते हुए, मैंने डोमेन रेंज आपको करा ही दिया है, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है, और मैं इनको आपको समझाना चाह रहा हूँ ग्राफ्स के बारे में, ठीक। और आई थिंक अभी फिलहाल आज की जो ये क्लास रहेगी, आज की क्या, एक दो दिन तक हम लोग की यही टॉपिक पे सारा डिस्कशन चलेगा, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ठीक है। मतलब जो भी अपने पास फंक्शंस होंगे, उनके जो वेल नोन है या जिस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके ग्राफ के बारे में चर्चा करूंगा। फिर वापस से हम आएंगे और फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले ग्राफ तैयार हो जाए, फिर फंक्शन में, क्योंकि आपको ये निकालना होगा 1 1 and 2, है ना। तो ये सारा कुछ निकालने के लिए आपको काफी हद तक ग्राफ की मदद लेनी पड़ेगी, तो इसलिए पहले ग्राफ समझ लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्राफ होंगे, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे अपना फंक्शन में, और फिर फंक्शन को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, एक ये देखो लिखा है सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, ठीक है। तो आओ देखा जाए। आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा है, कैसा फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेटेड मतलब ये होता है कि y इज इक्वल टू, y बराबर x, ठीक है, y बराबर x, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ दिया है y बराबर एफ एक्स, वाई को हम लोग एफ एक्स के रूप में करते हैं। देखो कह रहा है कि मान लीजिए r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक, रियल नंबर्स का। मैंने आपको जो मेरे कुछ पुराने होंगे, तो मैंने उनको मॉडुलस जब पढ़ाया, सॉरी इनइक्वलिटी जब पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जब कराया था, तो वहाँ इंटरवल्स पढ़ाया था, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, और वहीं पर मैंने बताया था कि भाई
सारे नंबर्स को कैसे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या समझ लो क्या होता है। अपनी ये नंबर लाइन हो गई, तो नंबर लाइन के ये बीचों बीच जो होता है जीरो, इस तरफ प्लस नंबर लिखा जाता है, इस तरफ माइनस। तो ये पूरा का पूरा प्लस और माइनस को मिलाकर इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो अगर कभी रियल नंबर आए तो इसमें तीन चीजों को समझना आप। रियल नंबर आए तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब यहाँ पर आर प्लस भी आ रहा है, ठीक है, जीरो भी आ रहा है और आर माइनस भी आ रहा है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि आर प्लस का मतलब केवल और केवल 10, 5, 15 ऐसा कुछ। जी नहीं भाई, आर का मतलब होता है 15 दशमलव कुछ भी आप 15.57, 3.45, ठीक है। हाँ, ये जो 2, 4, 6, 8 होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं आई, इंटीजर से दिखाते हैं इनको, क्या बोला जाता है, आई। तो इसको भी तीन कैटेगरी में रख सकते हो, आई प्लस, आई प्लस जीरो और आई माइनस, ठीक है। जैसे ये आई माइनस है, इधर आई प्लस है, लेकिन ये दिखाने के लिए होता है। अल्टीमेटली आर के अंतर्गत ये आते हैं। तो आर अगर कभी लिख दिया तो इसका मतलब केवल आप इंटीजर से मत समझना कि 2, 4, इसका मतलब 2.5 भी आ सकता है, 5.7 माइनस 5.3 आ सकता है, 13/5 भी आ सकता है, ठीक है। बट इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। क्लियर हो रही बात। अच्छा, इसमें इसमें अपने को वो भी मिल सकते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, रियल नंबर का मतलब कुछ भी, जितनी मैथमेटिक्स देखो, ऐसे समझो, 2 मिनट में मैं समझा दूं। जो अपना नंबर होता है ना, उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है अपनी वास्तविक संख्या और एक होती है अपनी काल्पनिक। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर, ठीक। अब रियल नंबर को क्या किया गया, इसको वापस से दो भागों में बांट दिया जाता है, टू पार्ट में इसको भी डिवाइड कर सकते हो रियल नंबर को। किसमें किसमें, रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। तो अगर रियल नंबर के बारे में बात की जाए तो ये चीज का ध्यान रखना, इसमें दशमलव भी आएगा, इसमें अंडर रूट भी आएगा। बस ये अंडर रूट माइनस वाला अंडर रूट नहीं आएगा कि अंडर रूट के अंदर माइनस लगा होता, तो इमेजिनरी हो जाएगा। बाकी सबका सब आएगा। तो वही चीज कह रहा है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो कह रहा है कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। प्रत्येक x जो है आर के साथ बिलोंग कर रहे हैं और उस पर पूर्ण रूप से क्या है, डिफाइन है, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है आर टू आर में, मतलब अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा मत जाना, ठीक है। अभी इसके बारे में सब समझाया जाएगा। अभी का मतलब ये है कि ऐसे समझो कि मैं, देखो फंक्शन का थोड़ा सा क्राइटेरिया समझ लो क्या होता है। फंक्शन बोले तो ये होता है, ये होता है फंक्शन। 2 मिनट का समय देना आप लोग मुझे। आई एम नॉट वेल इन आर्ट, ठीक है, बट काम चल जाए इतना तो बता ही सकता हूँ, ठीक है।
ओके, ठीक। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है, ठीक है। फंक्शन, ये फंक्शन का वर्क यही होता है। देखो, ये अपना इनपुट होता है, ठीक है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। हमने कुछ चीज डाला, मशीन के अंदर कोई चीज डाला, ठीक है। अब जैसा फंक्शन मैं यहां लगाऊंगा, जैसा फंक्शन मैंने यहां लगाया, जैसे अगर मैंने इसको कहा कि मैंने यहाँ डाइज डाल दिया, डाइज, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लैक कलर की डाइज डाल दिया, ओके। अब रेड, यहाँ पे रेड कलर के मैंने यहाँ गोले डाल रहा हूं, लेकिन वो देखो आउटपुट कैसा दे रहे हैं, ब्लैक कलर का। अगर यहीं पे मैं किसी और कलर की डाइज डाल देता, कलर डाल देता, तो ये जो है वो उस कलर के निकलते इसमें से, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब, अगर एफ लग गया तो फंक्शन का मतलब वो कमांड देता है। जो आप इनपुट डालोगे वो इस फंक्शन से, इस मशीन से होता हुआ, जो भी ये मशीन जिस चीज के लिए बनी होगी, ठीक है। अब जैसे आप अगर इसमें ये जूस की मशीन डालो, ठीक है। तो यहाँ से आपने संतरे को डाला, ठीक है। तो ये जूस की मशीन है तो संतरे का जूस ही निकाल के देगी, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि आपने यहाँ संतरे को डाला और यहाँ से कुछ और निकलने लगा, है ना। कोई दूसरे चीज, अगर ये मशीन जूस की है और आप फल डाल रहे हो, है ना, तो यही निकलेगा। अब वो वाली कहावत नहीं है कि आ, आलू से सोना उगाया जाए, है ना, आलू से सोना प्राप्त किया जाए, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा। वो तो भाई वही लोग जाने जिन्होंने ये बात कहा था, है ना, कि आलू से सोना निकाला जाएगा, ठीक है। बाकी ये है, हाँ, हो सकता है कोई मशीन हो जाए कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकले, ठीक है। तो वो आप जानते होंगे, ठीक है, या वो जानते होंगे। बट फंक्शन का मतलब यही होता है कि हमने यहाँ से इनपुट डाला और यहाँ से मुझे आउटपुट मिला। आउटपुट डिपेंड करता है किस पर, इस फंक्शन पे, कि ये फंक्शन है क्या। अगर ये फंक्शन कोई उस पर दूसरे तरीके का होगा, कि अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो जैसा ये फंक्शन होगा मतलब ये मशीन जैसी होगी वैसा ही होगा। अब जैसे एक होती है मशीन आटे वाली, ठीक है, और एक होती है मशीन आपकी बेसन वाली भी मशीन हो सकता है हो, मैदे की मशीन होती है। अब अगर आप चाह रहे हो, ये मैदे की मशीन है, आप चाह रहे हो कि नहीं, आपको चाहे चाहे आपको ये चाहे कि मान लो मैदा चाहिए, ठीक है, और ये बेसन बनाती हो मशीन, आपने इसमें डाला तो आपको मैदा तो नहीं मिलेगा इस मशीन से, ठीक है। तो याद रखना, आपका आउटपुट डिपेंड करता है इस मशीन के ऊपर कैसा है। तो फंक्शन मोटी मोटा यही चीज होती है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गया सबको, ठीक है। तो एफ लगाने का मतलब ये है। तो एफ फ्रॉम आर टू आर का मतलब ये है ना, कि यहां से आर डालोगे तो यहां से भी आर ही निकलेगा, इस फंक्शन से होते हुए, इस मशीन से होते हुए, इस मशीन से होते हुए अगर आपने आर डाला तो क्या निकलेगा, ये। अब जैसे मैंने लिखा एफ बराबर 2x, वाई बराबर 2x, तो 2x का मतलब जानते हो क्या होगा? अगर आप एक डालोगे तो इस मशीन से होता हुआ दो निकलेगा, दो डालोगे तो चार निकलेगा, चार डालोगे तो आठ निकलेगा। क्लियर हुआ? तो ये मशीन का वर्क होता है, ये फंक्शन का वर्क होता है, ठीक। चलो, तो एफ फ्रॉम आर टू आर कुछ मोटी मोटा सबको समझ आया। बाकी डेफिनेशन अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी ग्राफ ऑफ फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के फंक्शन को कैसा फंक्शन कहते हैं? तत्समक फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एफ के प्रांत तथा परिसर आ रहे हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज समझ लो क्या होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था। ये मान लो, ये मान लो, ठीक है, हमने इस पे फंक्शन लगा दिया,
हमने यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन लगा दिया। फंक्शन सर, फंक्शन अपना इस तरीके से है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, अगर आप एक डालोगे तो यहाँ से एक ही निकलेगा, अगर आपने यहाँ पर दो डाला तो यहाँ से क्या निकलेगा, दो निकलेगा, ठीक। तो आप मुझे बताओ इस तरफ के सारी वैल्यूज के लिए इधर वही वैल्यूज मिलेंगी, तो इसको बोलते हैं, इधर वाले को डोमेन बोलते हैं, इधर वाले को रेंज। अभी मोटी समझना, फंक्शन में बहुत सी कंडीशन होती हैं। अभी केवल और केवल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल वे में कि डोमेन रेंज ये होता है। बाकी फंक्शन में अभी कंडीशन होती है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, एक से मल्टीपल के केस पर ऐसा कोई केस नहीं बने, मल्टीपल से एक पे मतलब उसका यूनिक इमेज बने, कोई एक रहे तो उसका इमेज यूनिक रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही रहे उसके अलग अलग इमेज बने, एक का इमेज इसके साथ भी बने इसके साथ भी बने, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी तो सिंपल सिंपल वे में, ठीक है। अच्छा, ये इसका फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। सर ये ग्राफ कैसे बना, तो आप मेरी बात गौर से समझो। फंक्शन जो है वो है y बराबर x, ठीक है। शायद यहाँ लिखा नहीं है इसने, बट समझ लो y इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन x होता है। मतलब x की वैल्यू एक रखोगे, अगर आप x बराबर एक रखोगे तो y बराबर एक मिलेगा, x बराबर दो रखोगे y बराबर दो, x बराबर -4 रखोगे तो y बराबर, ठीक है। तो अगर आप प्लॉट करो, मतलब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -1 2 -2 तो अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, अगर मैं ये नंबर लाइन आपकी प्लॉट करूं और यहाँ पर मैं ये अपना -1 हो गया, ठीक है, ये अपना, सॉरी -1 नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। वाई एक्सिस पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक। अब ध्यान से समझना, देखो वन का वन वन ऑर्डर पेयर है, ठीक है, 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ कहीं मिलेगा तो ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको उठाओगे तो यहाँ पर कहीं कट करेगा, ऐसे ही जब आप इसको उठाओगे और इसको उठाओगे तो ये यहाँ पर कहीं कट करेगा, ऐसे ही जब आप इसको और इसको मिलाओगे तो ये यहाँ पर कहीं कट करेगा, ठीक है। और ऐसे ही आपने इसको और इसको मिलाया तो ये लोग कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, इसको मिलाया और इसको मिलाया तो ये कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। अगर आपने इसको और इसको मिलाया तो वापस से ये कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, और वापस से, मतलब कुल मिला के ये आपको अब समझ आ गया होगा। जब आप इन लाइंस को मिलाओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, सीधी रेखा, ठीक है। और वो भी जीरो से होके जाएगी, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, बट सर ऐसे ही बनेगा जैसे इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। आई थिंक रफली आपको समझ आ गया होगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो अगर y बराबर x अगर कभी बना तो याद रखना एक ऐसी रेखा बनेगी। ऐसे भी सोचो y बराबर mx प्लस c वाला केस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया हूँ, तो y बराबर mx, c तो जीरो है, c जीरो का मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जीरो हो गया, मतलब वो मूल बिंदु से होके जाएगा, मूल बिंदु से होके गया, ठीक है। और m की वैल्यू कितना है, 1, y बराबर एम एक्स, तो x है तो x का कोफिशियंट 1 है। अब बताओ 1 कब होता है, जब यहाँ 45 डिग्री होता है, मतलब ये 45 डिग्री पे ही इनक्ले यहाँ स्लोप जो बनेगी वो 45 डिग्री होगी, ठीक है। आई थिंक समझ आया। अब यहाँ दो तीन बातें ध्यान रखनी है आपको।
इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होता है और इसका रेंज जो होता है वो भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, ठीक, कितनी बात समझ आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा रियल नंबर है इसका मतलब जानते हो क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में। अच्छा एक मिनट आप मुझे दो, मैं आपको थोड़ी सी चीज डिस्कस करता हूँ। ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है, ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक, और क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। सबका मीनिंग समझो क्या होता है। जैसे यहां मैंने 3 और 4 लिखा, ठीक है, सब में 3 4 ले रहा हूं, ठीक है, तो इस वाले में क्या बनेगा इसका मतलब समझो। इसके रिस्पेक्ट बता रहा हूं, सब में 3 4 लूंगा, इसमें क्या बनेगा सर, देखो ये है अपना 3 और ये है अपना 4, ठीक। सो ये क्या कहता है, अगर ओपन लगा है तो याद रखना न 3 पे और 4 पे, इनके इनके बीच की इनके बीच की सभी वैल्यू जिसके अंदर आएंगी, लेकिन ना तो 3 लगेगा ना 4, तो उसकी जगह पे ऐसे ओपन कर देते हैं, ओपन सर्किल बना देते हैं, ठीक है। तो ओपन सर्किल बताता ये है कि 3 और 4 को नहीं लेना है, बल्कि 3 और 4 के बीच की सारी वैल्यूज लेना है। इतनी बात समझ आया। और अगर यही चीज क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाए, आपका क्लोज्ड ब्रैकेट लग जाए तो क्या होगा समझना, ये मान लो 3 है और ये 4 है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है। अब यही सर्किल यहां पर बनेगा जरूर, मतलब 3 और 4 के बीच की वैल्यूज लोगे, साथ ही साथ 3 को भी लोगे और किसको लोगे, 4 को। तो अगर फील्ड लग गया तो इसका मतलब अपने को 3 को और 4 को दोनों लेना है, ठीक है, और उनके बीच की वैल्यू तो लेना ही लेना है। लेकिन अगर ओपन सर्किल लग गया, ऐसा खुला सर्किल लग गया, तो याद रखना केवल 3 और 4 के बीच की वैल्यू लेना है, 3 को नहीं लेना है ना 4 को लेना है। लेकिन अगर ये क्लोज्ड ब्रैकेट लग गया तो अब जिस तरफ क्लोज्ड ब्रैकेट लगा रहेगा उस तरफ फील्ड सर्किल आएगा, जिस तरफ ओपन लगा रहेगा उसकी तरफ ओपन सर्किल आएगा। अब जैसे इसके बारे में बात करें अगर हम, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो लगा है आपका क्लोज्ड सर्किल, तो क्लोज्ड लगा होने का मतलब इस तरफ तो क्लोज्ड रहेगा, लेकिन इस तरफ 3 पे आपका इस तरफ ओपन लगा है, तो इसका मतलब इधर ओपन हो जाएगा। अब ये क्या बताएगा जानते हैं, आपको 3 और 4 के बीच की सारी वैल्यू लेना है, इंक्लूडिंग 4, 4 को भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। क्लियर हुई रही बात। और इसमें देखो अपने को इस तरफ क्लोज्ड लगा है, इस तरफ ओपन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अपने को यहाँ पर इसको क्लोज्ड लेना है, फील्ड लेना है, और ये आपका ओपन रहेगा। क्यों, क्योंकि अब की बार ये वाला ओपन सर्किल हो गया, ठीक है, और ये वाला क्लोज्ड सर्किल हो गया, ठीक। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, 3 और 4 के बीच की सारी वैल्यू इंक्लूडिंग 3, ठीक है। आप समझ लो, सब में हम लोग वैल्यू पुट लेंगे इस वाले में 3 बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। और जब मैंने बिटवीन बोल दिया तो उसका मतलब है कि 3 4 को छोड़कर ही लेना होगा। और इसमें क्या है कि बिटवीन 3 एंड 4 इंक्लूडिंग 3 एंड 4, ठीक है, ठीक है, 3 और 4 को इंक्लूड करते हुए 3 और 4 के बीच की सभी वैल्यू। और यहाँ पे ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 एंड 4 इंक्लूडिंग 4 या एक्सक्लूडिंग 3, 3 को निकाल कर, या छोड़ो एक्सक्लूड कहना अच्छा नहीं होगा, इंक्लूडिंग 4 कहोगे। इसमें क्या है, ऑल वैल्यूज बिटवीन 3 एंड 4 इंक्लूडिंग 3, ठीक। तो ये हमको आपको ओपन सर्किल, क्लोज्ड सर्किल, आपको क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन क्लोज्ड और क्लोज्ड ओपन, ये सारा ब्रैकेट समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
कांस्टेंट फंक्शन। सर नेक्स्ट जो अपना कांस्टेंट फंक्शन है, एक आपको आपने एक आइडेंटिटी फंक्शन दिमाग में बन गया होगा, उसका क्या होता है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, तो वो कैसे बनता है 45 डिग्री पे स्लोप बनाता हुआ। ठीक है, हो जाएगा, वो याद रखना। अब देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है। सर कांस्टेंट फंक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? आप इनपुट कुछ भी डालो, आउटपुट वही निकलेगा, एक ही बात निकलेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म ही निकलेगा। जैसे बहुत से लोगों को होता है ना, कितना भी आप उसको पढ़ा ले जाओ, आउटपुट हमेशा वही आना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि भाई कुछ भी कर डालो, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ही आएगा, सेम नंबर आएगा। ठीक, तो सेम नंबर आएगा मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम आएगा, मतलब इसमें y हमेशा सिमिलर रहेगा। ठीक है, और ये x की अलग अलग वैल्यू का मतलब क्या होगा, रियल नंबर रहेगा। और भाई कांस्टेंट टर्म ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर ही होगा, है ना। तो इसका जो डोमेन होगा ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर, क्योंकि आप इनपुट कुछ भी डालो, इनपुट ही अपना डोमेन होता है। लेकिन उसका जो परिसर होगा वो फिक्स है। वो ये देखो, अच्छा दो तरीके के सेट भी होते हैं, एक कंटिन्यूअस सेट होता है, एक डिस्क्रीट सेट होता है। ठीक है, मैंने चर्चा किया हुआ है, सुन लो क्या होता है। कंटिन्यूअस सेट, जितने भी ये ओपन क्लोज्ड वाले हैं, जितने भी इंटरवल ओपन क्लोज्ड वाले हैं, वो याद रखना वो कंटिन्यूअस होते हैं, उनको कंटिन्यूअस सेट कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी में, जैसे जैसे आप सेट थ्योरम पढ़ते हो, एक रफली मैं बनाऊं, एक ऐसा करली ब्रैकेट आप बनाते हो। ठीक है, आई थिंक ये तो कुछ गड़बड़ बन गया है ना, आप समझ रहे होंगे। मैं एक करली ब्रैकेट मजला कोष्ठक बनाना चाह रहा हूं। एक्चुअली मैंने लॉकडाउन लगने से पहले पेन टैब मना मंगाया हुआ था ऑनलाइन क्लास लेने के लिए ही। लेकिन हुआ क्या ना कि उस पे मेरा जमा नहीं, मेरे को लगा कि बोर्ड पे ही अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया पेन टैब। अदरवाइज आज आज के समय में उसकी सारी चीजों का वर्क हो पाता। फिलहाल अब यहाँ समझो, यहाँ मैंने 1 लिखा, कॉमा 4, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ये, समझना इसके बारे में। 1,4 का मतलब समझो ना, ये अगर करली ब्रैकेट में लग गया तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब केवल और केवल वही वैल्यू आनी है, मतलब केवल 1 सेटिस्फाई करेगा और केवल 4 आएगा उत्तर। लेकिन अगर मैंने यही चीज को ऐसे लिख दिया, ओपन या क्लोज्ड या ओपन क्लोज्ड कैसे भी, अब अगर मैंने ये लिख दिया ना तो समझना इस बात को, इसके अंतर्गत इसका मतलब क्या होता है कि 1 और 4 के बीच की सारी वैल्यू आनी है। इसमें क्या होगा, केवल 1 आएगा या केवल और 4 आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, 1.5 आएगा, 2.7 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1,4 और आई थिंक हम ये थे। ठीक है, ठीक, तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 3.5, 3.2, 2.5, ये सारी वैल्यू जिसके अंतर्गत उसके लिए आएंगी, लेकिन यहाँ केवल 1 और 4 आएगा। तो यहाँ केवल परिसर जो इसका है ना, रेंज, वो सी है। ठीक है, वो सी है। रीजन ये है कि कुछ भी रखोगे आएगा तो सी ही, है ना। तो वही बात है। ठीक, तो आई थिंक डिस्क्रीट फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो वही चीज है, मतलब अगर यदि एफ एक्स बराबर 3 है, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे 1, 2, 3, 4, उसकी वैल्यू आनी है 3। ठीक, तो अगर 3 आनी है, आप मुझे बताओ
एफ एक्स मतलब वाई, वाई बराबर 3 आ रहा है, वाई बराबर 3 का मतलब हर बारी 3 पे ये बनेगा। सपोज करना ये 3 है तो y बराबर 3 का मतलब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जानते होंगे, इतनी बातें। y बराबर 3 का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी x की वैल्यू ले रहे हो आप, x मतलब x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल आप ऐसे चलो, कोई भी x की वैल्यू दे रहे हो, आपको y देखना है तो इसके ऊपर लंब डालो, और जहां पे ये मिले, ये देखो y की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है 3, यहाँ पर हमने इसको इससे मिलाया तो भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब याद रखना कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। हमेशा पैरेलल किसके होता है, एक्स एक्सिस के। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई। इसका डोमेन क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन का, तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन आर होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो उसका रेंज होता है वो वही सी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये कुछ अपना पॉलिनोमियल या बहुपदीय फंक्शन है, ठीक है। अब आर फ्रॉम आर मतलब ये सारा कुछ रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली रियल ही नंबर मिलेगा, है ना। और A1 A2 ये सारा कुछ तो पॉलिनोमियल आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे, ठीक है। सॉरी। तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ आपको इस समय बनाया हुआ है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया गया है, ठीक। तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छा, ये कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन h बहुपदीय फलन नहीं है, क्यों। तो याद रखना, बहुपदीय फलन के लिए शर्त ये होती है कि पावर उसकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पावर कितनी है, 2/3। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि उसकी पावर हमेशा एवरी टाइम वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। यन जो है वो क्या होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब एक देखो, अपने पास एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कुछ भी डालोगे, ठीक है, y भी आपको कुछ भी मिलेगा, ठीक है। एक्स की जगह पे कुछ भी डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, एक्स की जगह पे आपको मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, y आप कुछ भी डालो, x आप कुछ भी डालोगे, प्लस डालो चाहे माइनस डालो, स्क्वायर लगा होने का मतलब आपको उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव ही प्राप्त होगी। सारी वैल्यूज हमेशा क्या प्राप्त होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये समझो, ये आपकी मशीन हो गई, इस मशीन का काम है कि ये एक्स स्क्वायर कर देती है, वर्ग कर देती है। तो अगर मैंने इसमें एक डाला तो ये एक निकाल देगी, आउटपुट एक देगी मशीन। और दो डाला मैंने, तो ये दो डालोगे तो यहाँ चार बना के देगी, माइनस दो डालोगे तब भी चार बना के, 6 डालोगे तो 36 बना के देगी, -6 डालोगे तब भी 36 बना के देगी। तो ये एक मशीन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसके फंक्शन को। यही देखो, ये पूरा बनाया हुआ है। अब इसका ग्राफ इसने बनाया हुआ है। याद रखना, इसका ग्राफ कभी भी इसका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। इसका ग्राफ हमेशा इस वे में चलेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और इसका ग्राफ एवरी टाइम, क्योंकि हम x की निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं और x की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन अपने को y हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y इधर है, इसका मतलब ये इस तरफ रहेगा। एक सेकेंड, इसका मतलब x, अच्छा, x किस तरफ मुंह खुलेगा इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ये दिया हुआ है, इसका कोफिशियंट क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का अभी पैराबोला आपको पढ़ाऊंगा,
वहां चर्चा करूंगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 से सेंस होता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो याद रखना, अगर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा ये ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर एक्स स्क्वायर यहाँ -3 एक्स स्क्वायर कुछ भी हो जाए तो याद रखना इसका हमेशा ये नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से खुलेगा। क्लियर हो रही बात? अभी फिलहाल उसमें नहीं जाना है आपको, अभी फिलहाल केवल ये समझना है कि एक्स की कोई भी वैल्यू डालूंगा तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और ये इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स को हम लोग दर्शा सकते हैं, वर्टेक्स को हम लोग शो कर सकते हैं -b/2a, -d/4a। अभी ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, फिलहाल के लिए ये है। ठीक है, तो अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर आ जाए तो अच्छा, एक और समझ लो बात, एक्स स्क्वायर का भी ऐसे ही बनता है। एक्स की पावर कोई भी इवन नंबर रहे, कोई भी समघात रहे एक्स का, उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर, मतलब एक्स की पावर 2m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, i प्लस को बिलोंग करे, तो याद रखना सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा जैसे इसका बना है। आगे आगे मैं इस बुक से जब भी कराऊंगा आपको, वो अमित अग्रवाल वाली बुक का जब कराऊंगा तो वहां ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो आई थिंक अच्छा, ये रटा रहना चाहिए आपको, ये सारे ग्राफ्स रटे रहने चाहिए, इसमें कोई एग्जाम में, अब देखो ये एक्स क्यूब का है ना, एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8, ये सारे ग्राफ जो होते हैं वो हमेशा इसी तरीके से बनते हैं ऊपर वाले। अब एक्स क्यूब में क्या होगा, देखो एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब में पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव आएगा भाई, इनपुट आप 1 2 3 डालोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन माइनस जब डालोगे तो माइनस मिलेगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव के लिए क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आई थिंक इतनी बात समझ आई। अब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव मिला तो ऐसे सोचो, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आपने निगेटिव डाला, निगेटिव मतलब इस तरफ एक्स की वैल्यू इधर वाली लोगे तो आपको हमेशा निगेटिव, निगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, मतलब वाई का तो मतलब यहाँ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसको मिलाना नहीं होता, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये सी, एक सेकेंड, ये क्या बन गया, इसका ग्राफ इस तरीके से चलता है, ये इस तरीके से, मैं दोनों को कंपैरिजन करके इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा। ठीक है, देखो उसमें क्या था, उसमें ग्राफ ऐसे चलता था। ठीक, तो ऐसे सोचो, पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन निगेटिव के लिए भी उसमें पॉजिटिव आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, निगेटिव के लिए निगेटिव आ जाता है, तो यही इस तरफ वाला जो है ना, इस तरफ वाला नीचे की तरफ आ गया, वही चीज। यही को अगर ये पॉजिटिव होना होता तो इसको उठा के ऊपर की तरफ का तो पुराना हो जाता। तो पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव उसमें आता है, लेकिन निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव आता है, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन निगेटिव के लिए क्या आएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब सुन लो, सुन लो, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर कोई भी ऑड पावर रहे, चाहे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, एक्स की पावर कोई भी रहे, उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, ये मूल बिंदु को कट करते हुए जाएगा। रीजन कि एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो रखोगे तो वाई बराबर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई थिंक समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अगला, रेशनल फंक्शन। ठीक है, एक सेकेंड, ओके,
1/x का ये ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? 1/x का ग्राफ है। ठीक, 1/x का ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक, 1/x। ठीक, तो ऐसे समझो, x बराबर 0 पे 1/x, 1/x, x बराबर 0 पे अगर रखोगे 1/x तो x की जगह पे 0 होने पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड, तो इसलिए 0 पर ये कुछ नहीं बनेगा, 0 वाला यहाँ पे छूट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं और बाकी वैल्यूज के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव रखा, x की वैल्यू पॉजिटिव रखा, देख रहे हो, x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रख रहा हूं, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे y की वैल्यू इस तरफ ऐसे सटती चली जाएगी, इस तरफ ऐसे कम होती जाएगी। रीजन कि जितना बड़ा नीचे आपका हर होता है, फंक्शन जो उसका वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती चली जाती है। तो आप इधर x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वैसे वैसे y इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पर अब अगर माइनस कोई रखेगा तो 0 तो रख नहीं सकते हो, नहीं तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाता। तो अगर ये माइनस रखोगे तो जैसे जैसे माइनस की तरफ आप बढ़ोगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू माइनस रखोगे, तो जैसे आपने रखा -1/2। ठीक है, तो -1/2 ये हो गया, -1/2, तो ये भी ऐसे से इसी तरीके से इंटेंड करेगा, इसकी भी वैल्यू कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसका ग्राफ हो गया। ठीक, इसका ग्राफ हो गया। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। ये किसका ग्राफ है? तो 1/x का। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, 1/x रहे, चाहे 1/x³ रहे, चाहे 1/x⁵ रहे, चाहे 1/x⁷ रहे, चाहे 1/x⁹ रहे, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, एक सेकंड। ओके, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू मॉड x। मैंने इसके बारे में आप बहुत विस्तृत चर्चा किया हुआ है। ठीक है, f(x) बराबर मॉड ऑफ x। ठीक है, और आगे कह रहा है कि x जो है वो बिलोंग करता है r। ठीक, R टू R पे ये है। ठीक है, फंक्शन, और x के प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए, नॉन निगेटिव के लिए f(x) x के बराबर होता है। ठीक है, परंतु ऋण मान के लिए x का मान किसके बराबर होता है? ऋण के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज को ये मॉडुलस फंक्शन किया। देखो, x की वैल्यू आप अगर पॉजिटिव रखोगे, ठीक है, x की वैल्यू आप पॉजिटिव रखोगे, जैसे जैसे उसमें देखो y बराबर x वाले में y बराबर x का ऐसे ही बनता था। ठीक है, लेकिन ये नीचे तक भी जाता था। रीजन ये था कि माइनस के साथ माइनस बनता था, लेकिन यहाँ क्या होगा ना, आप माइनस लोगे, ठीक है, आप अगर x का मान ऋण लोगे, समझना, अगर आप x की वैल्यू माइनस लोगे तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी। समझना, अगर x बराबर आपने -5 लिया ना, इसमें इसमें -5 डाला इस फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन में, तो -5 डाला तो वो -5 का माइनस देगा। तो -5 का माइनस मतलब क्या हो जाता है? प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर x की डायरेक्शन पॉजिटिव रखोगे, x अगर आप पॉजिटिव रखोगे तब तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन आप अगर x निगेटिव रखोगे तो भी y का वैल्यू, ध्यान से समझना, यहाँ कह रहा है x का मान ऋण मान के लिए f ऑफ x का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है। ये बात समझना, यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। जो f ऑफ x का मान आएगा, x के ऋण मान के लिए f ऑफ x का ऋण मान आएगा, तो ऋण मान और ऋण मान ये आएगा, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब कुल मिला के आपका जो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो एक तो इस तरफ आपका ये जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका, ठीक है, मतलब ये बताएगा कि अगर आप इसमें इनपुट में -5 डालोगे तो आउटपुट आपको 5 निकलेगा, और 5 डालोगे तो 5 निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर हो रही बात? तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है,
अच्छा, इसको एब्सोल्यूट आप कह सकते हो, वैल्यूज फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। अगला सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है भैया? सिग्नम फंक्शन हिंदी में बोलते हैं चिन्ह फलन। ये क्या होता है समझ लो। इसकी डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब अगर आप एक्स जीरो से बड़ा कुछ भी अंदर डालोगे उस मशीन में, हमेशा वो क्या देगी? वन आएगी। अगर आप जीरो डालोगे उस मशीन में तो आपको जीरो देगा। और अगर आपने माइनस में कोई डाला, एक्स से छोटा कुछ भी डालो, -5 डालो, तो भी आपका वैल्यू क्या देगा? -1 दे देगा। एक्चुअली ये चिन्ह को बताता है। बस क्लियर हो रही बात? मतलब आप कह सकते हो कि इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन डोमेन इसका पूरा रियल नंबर होगा। कुछ भी रियल नंबर लो, प्लस माइनस कुछ भी लो, लेकिन हमेशा वो यही 3 देगा। अगर यक्स बड़ा रहेगा एक से तो हमेशा एक आएगा, जीरो रहेगा तो जीरो, -1 रहेगा -1। मतलब अगर कोई कहे सर अगर मैंने इसका -5 का सिग्नम फंक्शन निकालो, ठीक है, एक सेकेंड। सिग्नम एस जी एन, सिग्नम -5, बताओ क्या वैल्यू आएगा? तो आपका उत्तर होगा देखो ये अंदर वाला वैल्यू क्या है? छोटा है, -5 है। एक्स एक्स से छोटा, जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। क्लियर हो रही बात? मतलब कुछ भी वैल्यू लोगे, अगर वो एक्स से बड़ा हो गया, एक जीरो से बड़ा हो गया तो 1 आएगा, और छोटा हो गया तो, ठीक है। अब यही चीज को डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे लगाएंगे? तो देखो, ये अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैंने x बराबर 1 ले लिया। x बराबर 1 ले लिया, सॉरी, एक लोगे तो एक आएगा ही आएगा। x बराबर मैंने 2 ले लिया। तो अगर मैंने x बराबर यहाँ पर, ये देखो, ये सोचो, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, ओके, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब मैंने x बराबर 1 लिया तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। यहाँ तक तो सही चला। x बराबर 1 लेने पे वैल्यू क्या आएगी? डेफिनीशन, x बराबर 2 लेने पे भी वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि x अगर जीरो से बड़ा होगा तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा। मतलब यहाँ पर भी 1 ही आएगा, 1 के सीध में आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। x बराबर 3 लिया तो भी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी, 1 आएगा। x बराबर 4 लिया तो भी वैल्यू, x से बड़ा कुछ भी जीरो से बड़ा लोगे हमेशा एक ही आएगा। यहाँ लोगे 5 तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। अब अब किसी ने ले लिया, ठीक है। अच्छा, x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो x बराबर जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब समझो मेरी बात, x बराबर जीरो पे 1 नहीं आती है, इसका मतलब यहाँ पर ये खाली हो जाएगी, यहाँ ये खाली हो गई। अब आपने इसको सीधी लाइन से मिला दिया, ठीक है, इसको आपने सीधी लाइन से मिला दिया, तो यहाँ ये खाली रहेगा। ये खाली का मतलब यहाँ वैल्यू नहीं है। मतलब हमने अगर x बराबर जीरो रखा तो 1 नहीं आएगा, बल्कि वो क्या आएगा? वो जीरो आएगा। x बराबर जीरो पे जीरो, कुछ उसने कहा हुआ है। अब ऐसे ही अगर मैंने माइनस रखा तो देखो, -1 रखोगे तो -1 का तो -1 आएगा, यहाँ कहीं -1 होगा। अब -2 का भी -1 आएगा, क्योंकि मैंने बताया अगर x जीरो से छोटा होगा तो -1 ही आएगा, और इसका भी -1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सीधी रेखा, इसकी भी आपको सीधी रेखा बनेगी, ठीक। लेकिन
जीरो पे तो जीरो -1 तो आता नहीं है, इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा, इस जगह ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जीरो पे कितना आता है, जीरो, तो जीरो जीरो आता है, तो यहाँ पर आप फील्ड लगा दोगे। तो ये है सिग्नम फंक्शन का नोटेशन। तो इसका रेंज जो होता है सर, रेंज इसका सॉरी डोमेन इसका आर होता है, और रेंज जो होता है वो डिस्क्रीट में -1 0 1 होता है, ठीक है। ठीक ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा इसको इससे भी दिखाते हैं, एक सेकेंड, इसको सिग्नम फंक्शन को इससे भी दिखाते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या, कि एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जीरो कब होगा, जब एक्स जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स दो वैल्यू आती है, -1 और 1 आएगा, ठीक है। -1 और 1 आएगा, ठीक। तो एक्स सेम हो गया तो कट जाएगा, तो या तो 1 आएगा या -1 आएगा, वो डिपेंड करेगा कि एक्स निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ जीरो होने पे जीरो, तो ये भी दिया जाता है सिग्नम फंक्शन का, ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक। सो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को।